Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट कर दिया था और हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से हार्मोन्स का किस तरीके से किस किस फेज में इन्वॉल्वमेंट है या किस हार्मोन का लेवल कहाँ पे बढ़ता है, कहाँ पे घटता है। तो थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज द प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज और प्री ओव्यूलेटरी फेज या प्री ओव्यूलेशन फेज। साइकिल अगर 28 डेज की है तो इन बिटवीन द साइकिल दैट 14th डे क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है। एंड ओव्यूलेटरी फेज के बाद यानी ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज होता है दैट इज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसको हम बहुत सारे और भी नाम से जानते हैं, ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज, फिक्स्ड फेज एंड प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज। तो हमें नाम से पता चल रहा है। उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ी थी सर्ज के बारे में, FSH सर्ज एंड LH सर्ज, सडनली हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाना इन बिटवीन द साइकिल। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने डिफरेंट हार्मोन्स के लेवल को कैसे कैसे साइकिल कम या ज़्यादा करती है, रिटेन करती है और किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी टर्शरी या फिर हम बोल सकते हैं ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होने के बाद किस तरीके से उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। अब जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है वो अकेला नहीं निकलता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलता है और इसी स्ट्रक्चर को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि उसके फ्रेंड्स और वो खुद किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ oocyte और द मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन एग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें oocyte, तो किस oocyte की बात करें, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द सेकेंडरी oocyte। हम यहाँ पे किस oocyte को पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी oocyte को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो प्राइमरी oocyte था उसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ था। ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ था और यही सेकेंडरी oocyte एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद रिलीज हुआ था। अब यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस है कि जब ग्राफियन फॉलिकल में से oocyte बाहर निकलता है अपने दोस्तों के साथ तो उसको कौन रिसीव करता है और कैसे रिसीव करता है। इस चीज को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसको रिसीव करती है फैलोपियन ट्यूब। FSH की वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, मान लीजिए दिस इज अ यूटरस एंड हियर दिस इज अ फैलोपियन ट्यूब। ये यूट्रस है और ये फैलोपियन ट्यूब है। दीज आर द फिम्ब्रे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड जिस रीजन में ये फिम्ब्रे प्रेजेंट होती है दिस इज इनफंडिबुलम। और ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद जो रिलीज हुआ है दैट रिलीज्ड oocyte इज सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte है और ये सेकेंडरी oocyte अपनी 2 मेम्ब्रेन के साथ बाहर आया है। दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द सेकेंड मेम्ब्रेन हियर इज द फॉलिकुलर सेल। ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये मॉडिफाई होके एक दूसरी मेम्ब्रेन बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है और रिलीज होके इसको कौन रिसीव कर रहा है, फिम्ब्रे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये जो फिम्ब्रे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है इसको किस तरीके से रिसीव करता है और किस तरीके से ओवम का मूवमेंट होता है, इसकी सारी डिटेलिंग हम करेंगे फर्टिलाइजेशन से पहले। तो यहाँ तक क्लियर है कि
ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं या ये ओवेरियन सेल्स जो हैं, इनमें से क्या निकल गया है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया है। क्या अपना कंप्लीट करके, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके ये रिलीज हो गया है ग्राफियन फॉलिकल से, और इसी के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं। हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द oocyte, द न्यूक्लियस ऑफ द एग, oocyte को हम एग भी बोल रहे हैं। सो हियर द न्यूक्लियस ऑफ द एग इज कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल। एग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेसिकल। oocyte is surrounded by, जो oocyte है that is secondary oocyte is surrounded by membrane termed as egg membrane। जो oocyte है वो सराउंडेड रहता है मेम्ब्रेन से, और इन मेम्ब्रेन्स को बोला जाता है एग मेम्ब्रेन, क्योंकि oocyte को हम एग बोल रहे हैं, उसके न्यूक्लियस को हम जर्मिनल वेसिकल बोल रहे हैं, और जिस मेम्ब्रेन से वो कवर्ड है दैट इज एग मेम्ब्रेन। तो हम क्या बोलेंगे, एग किसको बोलेंगे कंप्लीट, oocyte एंड ओवम सराउंडेड विथ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई ये oocyte है और ये दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। सो दिस इज सेकेंडरी oocyte सराउंडेड विथ टू मेम्ब्रेन, ये रही दोनों मेम्ब्रेन। These are known as egg membrane and collectively इसको हम क्या बोलेंगे, collectively इसको हम क्या बोलेंगे, egg बोलेंगे, और इस egg के न्यूक्लियस को बोला जाएगा germinal vesicle। तो I write here this is germinal vesicle, this is oocyte and these two are the membranes। तो इन्हीं membranes को हम पढ़ेंगे कि इन membranes को कौन बनाता है। So this is the beautiful diagram of NCERT। ये NCERT का बहुत ही सुंदर डायग्राम है, और इस NCERT के डायग्राम में सारी लेयर्स as it is mentioned हैं। तो सबसे पहले हम लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है ओवम, और इसको हम oocyte भी बोलते हैं। कौन सा oocyte है ये, सेकेंडरी oocyte है। The secondary oocyte is surrounded by two membrane, ये दो membrane से surrounded है। पहली को हम बोल रहे हैं zona pellucida। The first membrane, this is the first membrane and this first membrane is zona pellucida। The second membrane जो ये सेल से बनी है, ये जो सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं, these are कोरोना रेडिएटा सेल्स। कौन होती हैं ये फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं। These are follicular cells and these follicular cells modify and become a layer and this layer is known as कोरोना रेडिएटा। तो मैंने आपको बताया था ना जिन फ्रेंड्स के बारे में कि ओवम अकेला नहीं निकला है, फॉलिकुलर सेल्स को लेके निकला है। वही दोस्त इसके, वही फॉलिकुलर सेल्स क्या होंगे, कोरोना रेडिएटा बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फॉलिकुलर सेल्स क्या बना लेगी, कोरोना रेडिएटा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें ओवम में तो दो मेम्ब्रेन्स होंगी, जोना पेल्यूसिडा। सबसे पहले हम बात करेंगे जोना पेल्यूसिडा की। दिस इज प्राइमरी मेम्ब्रेन, दिस इज प्राइमरी मेम्ब्रेन। अब ये जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है इसको बनाने का काम किसने किया, दिस इज सिक्रीटेड बाय ओवम इटसेल्फ, इट इज सिक्रीटेड बाय oocyte और ओवम। इसको कौन सिक्रीट करता है, इसको ओवम या oocyte सिक्रीट करता है। तो ये जो डार्क ग्रीन कलर की हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज जोना पेल्यूसिडा, जो कि oocyte या ओवम की मेम्ब्रेन के बाहर है। अब ये जो जोना पेल्यूसिडा है और जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जोना पेल्यूसिडा और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, स्पेस को बोला जाता है पेरीविटलाइन space। What is perivitelline space? It is the space between the zona pellucida and the membrane or the plasma membrane of the oocyte। इन दोनों के बीच का space, that is perivitelline space। अब हमने बात कर ली ओवम।
ओवम के बाहर खुद की मेम्ब्रेन है ओवम की, इसके बाहर एक स्पेस है दैट इज पेरीवेटलाइन स्पेस, हम अंदर से बाहर जा रहे हैं। इसके पेरीवेटलाइन स्पेस जो कि पर्पल कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बाहर है जोना पेल्यूसिडा, ये जोना पेल्यूसिडा है जो कि प्राइमरी मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, और इसके बाहर है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या है, कहाँ से आई है, जब ओवम रिलीज हुआ था मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ रिलीज हुआ था, यानी कि फॉलिकुलर सेल्स के साथ रिलीज हुआ था, तो यही है फॉलिकुलर सेल्स जिनके साथ ओवम रिलीज हुआ था या सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, एंड these cells elongated and modify and form a secondary membrane, and this secondary membrane is corona radiata। तो हम क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा इज फॉर्म्ड बाय, इसको बनाने का काम कौन करता है, फॉलिकुलर सेल, या फॉलिकुलर सेल किसमें कहाँ से आई है, ओवेरी से, तो दीज आर सिक्रेटेड बाय ओवेरियन सेल या ओवेरी सेल्स, या ओवेरी की सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, या स्ट्रोमल सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। ये कैसी मेम्ब्रेन है, ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, दिस इज अ सेकेंडरी मेम्ब्रेन, ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन है। अब जब हम ह्यूमन एग की बात करते हैं, तो जो ह्यूमन एग है, वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एग। ह्यूमन एग का जो नेचर है वो किस तरीके का है, इट इज एलेसिथल, इट इज आइसोलेसिथल एंड इट इज होमोलेसिथल। अब ये तीन टर्म्स किस आधार पे आई, जो एलेसिथल है दैट इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन of yolk, not on the distribution, it is on the basis of amount of yolk, so it is on the basis of amount of yolk कि यॉक का कितना अमाउंट है। तो हम एलेसिथल में ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए का मतलब है कि वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ यॉक, यानी कि साइटोप्लाज्म ज्यादा है यॉक से साइटोप्लाज्म बहुत बहुत ज्यादा है। इस तरीके का एग क्या कहलाएगा, एलेसिथल एग कहलाएगा। आइसोलेसिथल एंड होमोलेसिथल on the basis of distribution of yolk, यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे एग किस प्रकार का है, आइसोलेसिथल एंड होमोलेसिथल। आइसोलेसिथल का मतलब है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और होमोलेसिथल का मतलब है कि यॉक छोटा है बट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक एंड अ वेरी स्मॉल यॉक, evenly distributed yolk and very small yolk. So on the distribution of yolk, the human egg is isolecythal and the homolecythal. अब एक और important बात जो यहाँ पे हल्की सी छूट गई है, जब हम बात करते हैं कोरोना रेडिएटा की, तो कोरोना रेडिएटा की जब सेल्स मॉडिफाई होती हैं तो इनके बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स को पकड़ के रखता है। इनके बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स को पकड़ के रखता है। सो द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड दिस टिश्यूज सिक्रीट हाइल्यूरोनिक एसिड। दे सिक्रीट हाइल्यूरोनिक एसिड जो कि एक सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम करता है जो इन सेल्स को एक साथ रखता है। सो द हाइल्यूरोनिक एसिड is the acid or the substance by which the cells of the corona radiata held together, cells एक साथ रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने एग का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब एग के स्ट्रक्चर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। So what is fertilization? The process in which there is the union of the male and the female gamete,
यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन। बेसिकली अगर हम इसकी बहुत ही प्रिसाइज डेफिनेशन बोले तो हम क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूलर और साइटोप्लाज्मिक लेवल पे, किस किस लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे एंड साइटोप्लाज्मिक लेवल पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। यानी कि शुरुआत होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, उस शुरुआत में oocyte क्या है, फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट दैट इज स्पर्म यूनाइट होते हैं, फ्यूज होते हैं। यानी कि शुरुआत तो स्पर्म और oocyte के फ्यूजन से होती है और ये रिएक्शन कंप्लीट होता है इंटरमिंगलिंग ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट की इंटरमिंगलिंग पे ये प्रोसेस खत्म होता है। सो the fusion of the pronuclei of the sperm and the ovum takes place here, thus the diploid zygote is formed। तो इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे एक बात हम लिख लें सबसे पहले कि इट स्टार्ट्स विद द फ्यूजन। कहाँ से स्टार्ट हुआ, इट स्टार्ट्स एट द फ्यूजन ऑफ द oocyte and sperm and it ends at the intermingling of chromosome of the मेल एंड द फीमेल गैमेट, यानी कि इंटरमिंगलिंग ऑफ द मैटरनल एंड द पैटर्नल क्रोमोसोम। तो यहां पे हम डालें कौन से क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम एज वेल एज पैटर्नल क्रोमोसोम की इंटरमिंगलिंग पे खत्म होता है। अब शुरुआत हुई एग और स्पर्म के कॉन्टैक्ट से, मैजिकल टच ऑफ द स्पर्म विद द ओवम। तो शुरुआत कहां से हुई, एक टच से शुरुआत हुई। अब जब स्पर्म ओवम को टच करेगा तो बहुत सारे बदलाव आएंगे और वो बदलाव स्टेप्स कहलाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसमें जो हम पढ़ते हैं दैट इज सिनगैमी। The next step is plasmogamy. The next step is karyogamy. And the last one is the amphimixis। 4 स्टेप हो गए। चारों स्टेप शुरुआत से शुरुआत कर रहे हैं और खत्म हो रहे इंटरमिंगलिंग पे। तो सबसे पहले सिनगैमी में क्या हुआ, देयर इज फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ sperm and oocyte। सबसे पहले शुरुआत क्या हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन से हुई, क्योंकि जब स्पर्म का मैजिकल टच होगा ओवम के पास तो सबसे पहले जो फ्यूज होगी वो बाहर की कवरिंग होगी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बनाए अगर हम, तो ये है ओवम और ये है स्पर्म। तो सबसे पहले इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आएंगे और इसमें भी मल्टीपल चीजें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्पर्म के टच से ओवम में बदलाव आते हैं। पर उससे पहले स्पर्म भी अपने अंदर बदलाव लेके आता है। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज द प्लाज्मोगैमी। अब जब स्पर्म की मेम्ब्रेन oocyte की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गई तो अब क्या बदलाव आएगा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप इज द प्लाज्मोगैमी, द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दोनों के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। तो द फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्पर्म एंड द oocyte, दोनों के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ।
कैरियोगेमी नाम से पता चल रहा है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये अपने नाम को खुद रिप्रेजेंट कर रहा है। द वर्ड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। अब जब हम बात करेंगे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो ये है मेल गैमेट में स्पर्म और ये है फीमेल गैमेट का oocyte। तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। ये स्पर्म की टेल भी हम बना लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि ये स्पर्म का क्या है, न्यूक्लियस है। तो इन दोनों का न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज होगा तो इसको हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको? फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। इसको न्यूक्लियाई ना बोल के हम क्या बोलेंगे? प्रोन्यूक्लियाई। प्रोन्यूक्लियाई का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उनको प्रोन्यूक्लियाई बोला गया है। तो फ्यूजन ऑफ द प्रोन्यूक्लियाई। एंड द लास्ट स्टेप इज द एपोमिक्सिस। अब जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का फ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द इंटरमिंगलिंग, इंटरमिक्सिंग और मिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम। दोनों के क्रोमोसोम की इंटरमिंगलिंग होना इज एफिमिक्सिस। सो देयर आर 4 स्टेप्स इन द fertilization and the step starts with the syngamy and ends at the intermixing of the nucleus or the intermixing of the chromosome। कौन से क्रोमोसोम? मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। तो जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे इसकी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से स्पर्म ट्रैवल करता है, किस तरीके से ओवम ट्रैवल करता है। अब जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है तो इनके मैजिकल टच की वजह से कौन कौन से बदलाव आते हैं, ये सारी चीज़ें हम रिएक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।